हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसईटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज पार्टूरेशन। यस, द टॉपिक इज पार्टूरेशन और डिलीवरी। इसको जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं डिलीवरी, बच्चा पैदा होने जो प्रोसेस होती है दैट इज एक्चुअली इट इज अ पार्टूरेशन। यस, तो अब ये प्रोसेस अगेन मैं नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप वो सर वो सिजेरियन होता है, यस, फिर वो जो 3 इडियट वाली बात थी वो क्या थी, वो अगेन वो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम एक जस्ट कि बच्चे का पूरा 9 मंथ का डेवलपमेंट हो चुका है, बराबर, और वो एक नेचुरल प्रोसेस से किस तरह से यूट्रस से बाहर निकलेगा, एक फुल टर्म बेबी अगेन जो जिसका पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। मैं प्रीमैच्योर की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार प्रीमैच्योर डिलीवरी भी होती है, 7 मंथ में 8 मंथ में डिलीवरी हो जाती है, पर अगेन मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, बराबर। तो 9 मंथ के डेवलपमेंट के बाद एक फुल टर्म बेबी जो फुल्ली डेवलप हो चुका है उसका यूट्रस के बाहर निकलना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पार्टूरेशन। एंड वी नो दैट कि ह्यूमन बीइंग आर विविपेरस ऑर्गेनिज्म, इसमें अंडे देने वाले तो कोई बात ही नहीं है, इंसान यंग वंस को ही रिप्रोड्यूस करता है। यू नो अबाउट ओविपेरस एंड विविपेरस। विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अभी उसका 9 मंथ का डेवलपमेंट हो चुका है, यस, अब वो यूट्रस से बाहर आने को रेडी है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें बच्चा देखो, अब इसमें यूट्रस है, आपको पता है यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस कहाँ पर है? एब्डोमेन में। फिर यूट्रस के बाद क्या है? सर्विक्स है, डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है। सर्विक्स के बाद क्या है? वजाइना, ठीक है। तो देखो यूट्रस कहाँ पर है? एब्डोमेन में, एब्डोमेन। तो देखो ये दो चीजें क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एब्डोमेन और यूट्रस। फिजिकल एक्टिविटीज क्या क्या होंगी वहां पे? देखो इस पूरी प्रोसेस में फिजिकल एक्टिविटीज भी है और हार्मोनल एक्टिविटीज भी है, फिजिकल एक्टिविटीज भी है और हार्मोनल एक्टिविटी भी है। तो पहले हम फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यूट्रस और यूट्रस कहाँ? एब्डोमेन में। तो एब्डोमेन की मसल्स और यूट्रस की मसल क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और सर्विक्स और वजाइना क्या होंगे? डायलेट होंगे। यस, क्योंकि सर्विक्स को भी डायलेट होना है क्योंकि बच्चे को निकलने को चाहिए, और वजाइना भी क्या होंगी? डायलेट होंगी, ताकि जो पैसेज है, क्योंकि वजाइना ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनल, वजाइना ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनल। तो सर्विक्स और वजाइना क्या होंगे? डायलेट होंगे। ये क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हॉर्मोन्स, न्यूरो हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ, मतलब न्यूरो, एक्चुअली वो जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड को तो बोलते हैं, पर यह आता है हाइपोथैलेमस से, दैट्स व्हाई कॉल्ड न्यूरो हार्मोन्स। तो एनीवे ऑक्सीटोसिन के कारण ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन इनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उनकी जो यूट्रस की स्मूथ मसल है, दे आर हैविंग ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। तो जैसे ही वो ऑक्सीटोसिन को रिसीव करेगी, यस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, बराबर। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ध्यान दो, अब वो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस और एब्डोमेन की वॉल का, यूट्रस और एब्डोमेन की जो मसल से उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट कॉन्ट्रैक्शन कॉल लेबर। उस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? लेबर। और इस लेबर, उस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? लेबर। और उस लेबर के कारण, उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण उस पर्टिकुलर लोकल जगह पे, उस लेडी को पेन हो रहा है, डिस्कंफर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल लेबर के कारण पेन, दैट इज अ लेबर पेन। यस, करने को रेडी है। तो उस समय यूट्राइन वॉल, एब्डोमेन की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को आप लेबर बोल रहे हैं, ये दो चीज डायलेट हो रही है और उसके कारण से पेन हो रहा है, दैट इज प्रसव पीड़ा हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन क्यों बढ़ा? क्योंकि सर वो जो
प्रोजेस्टेरॉन जो ईस्ट्रोजन है उनका रेशियो बढ़ गया है सर, इन दोनों का रेशियो बढ़ने का ऑक्सीटोसिन बढ़ गया है। क्यों? तो देखो होता क्या है कि जो अंदर में जो यूट्रस में जो बच्चा है ना, वो जब मैच्योर हो गया तो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH नाम का हार्मोन, ACTH दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है और वो उसकी एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट होता है और एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज होते। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मम्मा के ब्लड में आते, बच्चे के ब्लड से, और मम्मा के ब्लड में आने के बाद ये इसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, और देखो मैंने पिछले लेक्चर में प्लेसेंटा के बारे में बोला था, तो देखो प्लेसेंटा ना सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है, जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम ओवर हो रहा है और ये ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ रहा है, ये लेबर पेन चालू हो गया है, उस समय वो रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। प्लेसेंटा रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये रिलैक्सिन क्या करता है, ये जो आपका पेल्विक गर्डल है ना, पेल्विक गर्डल, यस, जो दो कॉक्सल बोन के जुड़ने से बना है। अब एक कॉक्सल बोन में 3 बोन है, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। तो इधर के साइड में प्यूबिक बोन जुड़ती है और वो प्यूबिक बोन के बीच का जो जॉइंट होता है, दैट प्यूबिक बोन के जॉइंट को बोलते हैं प्यूबिक सिम्बासिस। ठीक है, तो उस प्यूबिक सिम्बासिस को देखो, ये ऐसा है जगह, अब यहीं से बच्चा निकलने वाला है। आपने शायद रोबोट पिक्चर में देखा भी होगा कि वो ऐसे हड्डी के बीच में से निकल रहा है। ठीक है, तो क्या करता है, ये जो प्यूबिक सिम्बासिस जो जॉइंट है वो उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाता है। तो तोड़ नहीं रहा है, फ्लेक्सिबल बना रहा है। फ्लेक्सिबल बनाने से क्या रहा है, ये जगह बढ़ जा रही है और बच्चा आसानी से नॉर्मल डिलीवरी से निकल सके। ठीक है, तो वो रिलैक्सिन का भी काम है। उस समय रिलैक्सिन भी रिलीज हो रहा है। यहाँ बताया नहीं गया, सिर्फ रिलैक्सिन का नाम लिया है और उसका फंक्शन नहीं बोला, पर है, उसका भी रोल है अगेन नॉर्मल डिलीवरी में। तो ये तो था अबाउट पार्टूरेशन। अब क्या कर दिया, इस पूरे पार्टूरेशन में उन्होंने उसको 3 फेज में डिवाइड कर दिया। इस 3 फेज में डिवाइड कर दिया। होने क्या वाला है तो पता है कि कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है किसका, यूट्रस का, और रिलैक्सेशन किसका होने, डायलेशन किसका होने वाला है, सर्विक्स और वजाइना का, ताकि वो बच्चे को पास कर सके। तो उन्होंने 3 कौन से फेज में डिवाइड किया उसको, 3 कौन से फेज में डिवाइड किया। दैट इज फर्स्ट वन इज अ डायलेशन स्टेज। ठीक है, फिर सेकेंड वन दैट इज अ एक्सप्लोजन स्टेज, और थर्ड वन दैट इज अ आफ्टर बर्थ। ठीक है, अब डायलेशन कितने समय का है, देखो ये सब डिलीवरी की फेज है, मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत पहले चालू हो गया, ऐसा नहीं, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ऐसा है। तो ये कुछ आर चलता, यस, कुछ आर चलता है, ये अभी कितने भी आर हो सकता है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, यस, कुछ आर चलता है। फिर ये जो एक्सप्लोजन जो स्टेज है, इसमें एक्चुअल में बच्चा बाहर निकल रहा है, इसमें तो रेडी हो रहा है, डायलेशन स्टेज में वो रेडी हो रहा है, निकलने के लिए पूरा रेडी हो गया है, इसमें वो एक्चुअली बाहर निकलता है, यस। तो ये चलता है लगभग 20 to 60 मिनट, ये फ्यू आर चल सकता। और अब इस एक्सप्लोजन में बच्चा बाहर निकल गया, उसके बाद ये होता है, यस, और ये भी चलता है लगभग 10 से मतलब 10 to 45 मिनट। अब इनमें होता क्या क्या है, चलो इस पर बात करते हैं, समझ आ रहा है क्या। ये फ्यू थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, इसलिए तो रेंज में बात करें। ये फ्यू आर मतलब कितने भी, हमको नहीं पता कितने आर हो सकता है पर 4-5 घंटे का भी हो सकता है, यस। पर ये होने के बाद ये होगा, इसमें बच्चा बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो 20 मिनट में भी निकल सकता है या 1 आर भी लगा सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो पुश कितने फोर्सफुली हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये फेज होगा। तो इन तीनों का क्या है, डायग्राम आप देखते चलो। ठीक है, डायग्राम आप देखते चलो। तो चलो पहले फेज में क्या बोल रहा है कि इसमें अब आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन का तो वो देखो कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन उसमें और 4 चांद लगा रहा है।
ठीक है, तो उससे वो जो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन कैसा, यूट्रस के टॉप से सर्विक्स के तरफ में हो रहा है, वो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यस, कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके का हो रहा है, मतलब यूट्रस के फंडस के तरफ से सर्विक्स की तरफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बराबर। बच्चा जो है उसका हेड बराबर सर्विक्स की तरफ सेट हो चुका है। बेसिकली नॉर्मल डिलीवरी में हेड ही फॉरमोस्ट पहले निकलता है, नॉर्मल डिलीवरी में हेड ही पहले निकलता है, नॉर्मल डिलीवरी में हेड ही पहले निकलता है, तो हेड सेट हो चुका है। यस, हाँ। अब जो बच्चे के अराउंड जो कोरियन एमनियन थी, बच्चे के अराउंड जो कोरियन एमनियन थी, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा मस्त ऐसा तैर रहा था, वो फूट गई है। वो फूटने से क्या हो गया कि वजाना के सर्विक्स के थ्रू और वजाना के थ्रू वो चीज बाहर निकल जाएंगे। यस, उसका एक फंक्शन है कि वो क्या करेगा, आपके जो सर्विक्स और वजाना को लुब्रिकेट करते हुए चलेगा, क्योंकि अब उसको बहुत एक्सपांड होना है, पूरे बच्चे को निकलना है, पूरे 50 सेंटीमीटर और 3 से 4 किलो के बेबी को उस सर्विक्स और यूट्रस के थ्रू निकलना है, तो उसको एक्सपांड होना है, तो वो लुब्रिकेशन का काम करेगा। तो वो जो फ्लूइड जो था बच्चे के अराउंड कोरियन एमनियन जो थी वो डैमेज हो चुकी है, और जो फ्लूइड था वो वजाना के थ्रू डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल चल रहा है, और पेन तो जम के होने वाला है उस लेडी को। ठीक है, क्या ऐसा माना जाता है, ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना था, मेरे को उतना ठीक से याद नहीं है, कि लेबर पेन के समय लेडी को जो दर्द होता है वो इतना है कि आपकी जब एक साथ में 20 हड्डियाँ टूटेंगी, एक साथ में जब आपकी 20 हड्डियाँ ब्रेक डाउन होंगी, और जो दर्द होगा वो लेबर पेन है। यस, तो जब एक ही हड्डी टूटती तो कितना दर्द होता है, तो सोचो कि 20 हड्डियाँ आपकी बॉडी की एक साथ में टूटी है, और उससे जो दर्द जनरेट होगा, यस, वो दर्द है लेबर पेन, डिलीवरी के समय होने वाला फीमेल को दर्द। ठीक है, तो हमारी मम्मा को हेड्स ऑफ है कि हमारी मम्मा ने हमको इतना दर्द सहन करके भी हमको दुनिया में लाया है। ठीक है, हाँ, चलो, तो ठीक है, तो दैट इज अबाउट डायलेशन फेज रेडी। अब पूरी तैयारी हो चुकी है, अब और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट इज एक्सप्लोशन फेज। एब्डोमेन यूटेरिन और जम के स्ट्रांग होंगी, और अब बच्चा धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, यस, धीरे धीरे करके बाहर निकलना चालू हो जाएगा, उसका हेड पहले आएगा और बाद में वो पूरा बाहर आ जाएगा। तो देखो अभी प्लेसेंटा अंदर ही है, प्लेसेंटा अंदर ही है, अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ गई, तो अब क्या करेंगे, जब बच्चा बाहर आ गया, उसने पहली ब्रीथ ली और रोना चालू कर दिया, यस, जैसे वो यूट्रस से बाहर आया वो अपनी सांस लेना चालू कर देगा। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड को बच्चे के तरफ से, बच्चे की नाभि की तरफ से आप उसको कट कर दोगे, देखे होंगे आपने 3 इडियट में। यस, तो ये था दैट इज एक्सप्लोजन स्टेज, जिस समय बच्चा बाहर निकल गया है और उसका रोना धोना चालू हो गया है। ठीक है, यस, और उससे बात करते बाद में। अब देखो बच्चा तो निकल गया, पर अभी वो प्लेसेंटा जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बचा है वो बचा हुआ है, तो इसलिए अब उसको बाहर किया जाएगा। तो आफ्टर बर्थ वो प्लेसेंटा, वो जो रेमनेंट है प्लेसेंटा जो जुड़ा यूट्रस से, उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो वो चलेगा लगभग 10 से 45 मिनट, और उससे उसको बाहर कर दिया जाएगा, थोड़ा सा और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन करके उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में सब बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग को रोकने के लिए सब धीरे धीरे मतलब वजाइना सर्विक्स कॉन्ट्रैक्ट, यस, और यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, और इस समय इस तरीके से बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, बराबर। हाँ, अब जो बच्चा बाहर निकला है वो अभी पिंकिश कलर का है, ध्यान दो, बच्चा जो बाहर निकला है उसने अपनी पहली सांस ले ली है, अब अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से वो सांस लेगा। यस, क्योंकि अभी तक तो यूट्रस में था, तो वो तो उसको मम्मा के ब्लड से ही ऑक्सीजन और CO2 बाहर कर रहा था, अब वो खुद का रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज़ करेगा। अभी जब वो बाहर निकला है वो पिंकिश कलर का है। ये सभी बच्चे जब पैदा होते हैं तब वो पिंक कलर के होते हैं, क्योंकि हमारे स्किन में मेलानिन होता है, और जब सनलाइट पड़ती है तो फिर ये मेलानोसाइट्स एक्टिवेट होती है, और मेलानिन का फिर वो रेशो बनता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी स्किन डार्क या फेयर, वो तो जेनेटिक कंटेंट के हिसाब से फिर डिसाइड होता है। ठीक है, यस, फिर अब बच्चा पैदा हो गया है, सिर्फ पैदा होना जरूरी नहीं है, अब उसको पालना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी जो बच्चा पैदा हुआ है वो आपके नॉर्मल फूड खाने लायक नहीं है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ
दूध को ही पचा सकता है और उसमें भी मम्मा के दूध को। अब चलो अगर इन द केस मम्मा को मिल्क नहीं बन रहा है, यस, या मम्मा ही सपोज उसकी नहीं रही, तो फिर तो उसको दूसरा कोई अल्टरनेटिव देंगे। पर इन जनरल केस, नॉर्मल केस उसकी मम्मा है तो उसके लिए तो एक ही फूड है, उसके मम्मा का मिल्क। तो ये जो मम्मा का जो मिल्क है उसको उसकी मम्मा की मेमोरी ग्लैंड से मिलेगा। एंड द फेज, अब हो गई डिलीवरी, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक नया फेज चालू होगा एंड द फेज इज लैक्टेशन। एंड द फेज इज लैक्टेशन, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं ना। द फेज इज लैक्टेशन, ठीक है। तो लैक्टेशन फेज स्टार्ट हो गया है जिसमें कि ह्यूमन फीमेल की, जिसको बच्चा हुआ है अभी, उसकी मेमोरी ग्लैंड अब मिल्क बनाना प्रोड्यूस कर देगी। यस, तो मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करती है, मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, आपको पता है कि इसमें से लैक्टियल टिश्यूज होते हैं। तो ये जो लैक्टियल टिश्यूज है ये प्रोलैक्टिन के इन्फ्लुएंस है। प्रोलैक्टिन एक पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, यस, वो प्रोलैक्टिन इस पे एक्ट होता है और ये जो लैक्टियल टिश्यूज है ये मिल्क बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर जब बच्चा इधर से जब निप्पल को सक करता है तो उधर से ऑक्सीटोसिन भी आता है और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिल्क फिर बाहर निकलता है। तो देखो, मिल्क बनाने वाला जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन है, पर मिल्क को बाहर निकलने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है। मिल्क को बाहर निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, चलो मिल्क बन रहा है, द फेज इज लैक्टेशन। जो पहले कुछ दिनों में जो मिल्क बनता है वो कैसा होता है, वो स्टिकी होता है, येलोइश होता है। यस, जो पहले कुछ दिनों में जो मिल्क बनता है, यस, बच्चे के पैदा होने के बाद जो मिल्क मेमोरी ग्लैंड से निकला है वो कैसा था, स्टिकी और येलोइश कलर का होता है। एंड दैट येलोइश कलर का स्टिकी जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रोम। उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रोम। सॉरी, पहला पीला गाढ़ा दूध, बच्चे के लिए अमरूद, ऐसा हमने शायद टीवी वगैरह में बोला है। ठीक है, यस, तो ये जो पहला पीला गाढ़ा दूध जो है, यस, ये दैट इज अ कोलोस्ट्रोम, बराबर। और ये प्रोटीन रिच है, यस, इसमें फैट कंटेंट कम है, इसमें ग्लाइकोजन भी है, शुगर तो है, शुगर है, शुगर कौन सी वाली है, लैक्टोज। ऑब्वियसली मिल्क में जो शुगर होती है लैक्टोज होती है। इसमें प्रोटीन है, फैट कंटेंट कम है, पर एक मजेदार चीज है कि इसमें मम्मा की एंटीबॉडीज है। यस, क्योंकि जो बच्चा अभी तक यूट्रस में था, सेफ था, उसका कोई वायरस बैक्टीरिया से डील नहीं थी, अभी वो बाहर आ गया है, तो बाहर के वायरस बैक्टीरिया ऐसे नहीं बोलेंगे जाने दे बच्चा है, नहीं, वो उसको भी परेशान करेंगे। और अभी उस बच्चे का इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं है, यस, अभी उस बच्चे का इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए मम्मा के तरफ से उसके प्रोटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज आती है मिल्क के थ्रू। और वो एंटीबॉडीज कौन सी है, IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबिन्स, दैट इज A, बराबर, ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, इसलिए वो पहला पीला गाढ़ा दूध बहुत जरूरी होता है। और इसलिए ये भी रिकमेंड किया जाता है कि पहले 6 महीने सिर्फ स्तनपान। क्यों, क्योंकि बच्चे की जो बॉडी अभी डेवलप हो रही है और अभी वो यूट्रस से जस्ट बाहर निकला हुआ है, बराबर, अभी उसके लिए बाहर की चीज़ें सेफ नहीं है। यस, इवन पानी भी नहीं, क्योंकि पानी के साथ उसको दूसरी चीज़ों का इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया उसकी बॉडी में पानी के थ्रू जा सकते हैं, बराबर, इसलिए उसको कोई गुट्टी उट्टी की ज़रूरत नहीं है। यस, बराबर, क्योंकि उसकी बॉडी अभी उसके हिसाब से बनी ही नहीं है। और आप उसको मस्त ऐसे गोर गोर के उसको ऐसा दूध में बादाम घोल के बोले गुट्टी द्या म्हणते त्याला, असं काही गरज नहीं है। पहले 6 महीने, पहले 6 महीने अब उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत है। उसके बाद खिलाओ ना आप उसको, जब खिलाने के पड़ेंगे तो जम के खिलाना उसको। अभी तो फिलहाल उसको पानी की भी जरूरत नहीं, जो कुछ है मम्मा का मिल्क उसके लिए कंप्लीट आहार है। वो उसकी पानी की जरूरत को भी पूरा करेगा, उसकी प्रोटीन की जरूरत को भी पूरा करेगा, उसकी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत को भी पूरा करेगा, यस, उसकी फैट की भी जरूरत को पूरा करेगा, उसकी सारी। मम्मा को खिलाओ बराबर उधर, मम्मा की न्यूट्रिशन का ध्यान में रखो, वही न्यूट्रिशन से उसका मिल्क न्यूट्रिशियस बनेगा, बच्चे को सारे न्यूट्रिशन अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें है अबाउट लैक्टेशन। ठीक है, तो ये था, दैट इज अ पार्टूरेशन और लैक्टेशन। ठीक है, तो जब हमारा जो अगला टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।